सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यूज़ के बारे में। इनमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए, चीज़ों को कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे हम लोग अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विल डिस्कस अबाउट दैट। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आपके इंटरव्यूज़ जो हैं मेडिकल ऑफिसर के, वो 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलेंगे। एमपीपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड करने जाएंगे, जहाँ पर लिखा है इंटरव्यू कॉल लेटर मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2022, जब आप इससे कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कॉल लेटर तो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन कॉल लेटर डाउनलोड करने जब जाओगे तो वहाँ पर लिखा भी है कि अभी अनरिजर्व के कॉल लेटर मिलेंगे, कुछ ही दिनों में ओबीसी SC ST के मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश PSC में क्या होता है कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कैटेगरी वाइज होते हैं। पहले अनरिजर्व का होता है, फिर उसके बाद SC ST OBC का होता है। तो बेसिकली थोड़ा सा इस तरह से इंटरव्यू होता है। हालांकि पैटर्न ये मुझे सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी होता है। तो व्हाट वी कैन टॉक अबाउट दैट नाउ। आज का जो हमारे डिस्कशन का मेन थीम है कि मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यूज किस तरह से होते हैं, आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो पहली बात तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि हमें पहली बात क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए, आमतौर पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आमतौर पर जो आपके क्लिनिकल टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आप एमपीपीएससी के पैनल की बात करोगे तो एमपीपीएससी के पैनल में यूजुअली जो मेंबर होते हैं उसमें 3 होते हैं। एक तो चेयरमैन हो जाएंगे आपके पैनल के, इसके अलावा यहाँ पर एक मेंबर, इधर एक मेंबर। दोनों या तो एक आमतौर पर GS एक्सपर्ट हो सकते हैं और दूसरे आपके मेडिकल एक्सपर्ट हो सकते हैं। दैट्स द पॉसिबिलिटी। कभी कभी 4 भी देखा गया है, लेकिन यूजुअली आमतौर पे जो हमने देखा है वो 3 देखे हैं। इस पैनल के जो चेयरमैन होंगे वो एमपीपीएससी के मेंबर होंगे या तो एमपीपीएससी के चेयरमैन होंगे। जैसे मान लीजिए एमपीपीएससी के प्रेजेंट टाइम में 3 मेंबर हैं और एक चेयरमैन है, तो यहाँ पर कुल 4 पैनल बन जाएंगे। हर एक पैनल का जो चेयरमैन होगा वो बाई डिफॉल्ट एमपीपीएससी का तो मेंबर होगा या तो एमपीपीएससी का चेयरमैन होगा। अब देखिए, जो पैनल का चेयरमैन होंगे वो बाय डिफॉल्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके मेडिकल से क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, बिकॉज दे आर नॉट द मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। जैसे कि मैं इन जनरल यदि बोलूँ, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी पॉपुलर है इस समय मध्य प्रदेश में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। कुछ करंट अफेयर जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं वहाँ से पूछा सकता है कि जैसे 2000 की नोट डिमोनेटाइज हो गई, बताओ इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। देखो, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इंटरव्यूज इस तरह के होते हैं, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में तो काफ़ी डिटेल पूछा आता है, लेकिन जो हमारे इस तरह के टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू हो गया, अभी डेंटल सर्जन के इंटरव्यूज हुए, जैसे आयुष का इंटरव्यू होगा आने वाले कल में, ऐसे इंटरव्यूज में चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू हो, मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपके फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन या करंट अफेयर जुड़े क्वेश्चन नहीं पूछाते। लेकिन चूंकि मेडिकल ऑफिसर का जो जॉब है वो थोड़ा सा हल्का प्रशासन को भी मैनेज करता है, क्योंकि जहाँ भी आप मेडिकल ऑफिसर होगे, यदि आप PSC में आते हो तो वहाँ पर आप मैनेज करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें, तो वहाँ पर कुछ केस स्टडीज बन सकती हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछा सकते हैं, जैसे मान लो आपकी PSC में कभी झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। सच काइंड ऑफ केस स्टडीज दे कैन आस्क। बट एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने ये कि आपके पैनल में यहाँ पर चेयरमैन साहब इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर सॉरी कहने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है, लेकिन यदि आप उसका हल्का सा भी रिप्लाई कर सकें, आपको उसके बारे में हल्की सी भी जानकारी हो, तो आपको बेनिफिट दे देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके एक पैनल में मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे जो आपके मेडिकल फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा भी कई बार आमतौर पर देखा गया कि जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनको बुला लिया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको 2 पोर्शन में फोकस करना होगा। एक तो अपने आपका जो MBBS है उसमें जो क्लिनिकल टॉपिक्स, आपके जो फाइनल ईयर के क्लिनिकल टॉपिक्स हैं उसमें आप थोड़ी ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज आमतौर पर क्वेश्चन वहीं से पूछ जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज दैट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एज ऑफ नो बहुत पॉपुलर है, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गया, जिसके बारे में डिस्कस किया मैंने आपसे। अभी हाल ही में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उस पर अभी गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कॉस्मेटिक्स होता है वहाँ पर जो एनिमल्स का जो इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उसमें बैन लगा दिया गया है। तो ऐसे जो नए अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको हल्का सा जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स हैं जो हमारे आपके कोर मेडिकल का नहीं है, उसको ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट प्रयास करूँगा कि आज के बाद जितने भी दिन होंगे
जब तक आपके इंटरव्यूज अगले 10, 15, 20 दिन तक हम प्रयास करेंगे एटलीस्ट एक टॉपिक पे वीडियो जरूर डाला जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, उसको यदि आप कवर करना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है हेल्थ बेस्ड स्कीम पे, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको नीचे डिटेल में शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ और भी इस तरह से जीएस बेस्ड चीज़ें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की बात करो तो हमारे यहाँ जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है, इसे हिंदी में बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर, उसमें हमारे मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस काफ़ी डिसमल रहा, काफ़ी पुअर लेवल पे रहा है। तो पॉसिबिलिटी वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप बताओ इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ एज ऑफ नो आशा वर्कर्स काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही हैं। आशा वर्कर्स से कहना ये है कि नहीं भाई हमें वॉलंटरी मत बनाओ, वॉलंटियर्स मत बनाओ, हमें प्रॉपर तरीके से आप वर्कर्स बना दो, हमें प्रॉपर तरीके से आप सैलरीड एम्प्लॉय बना दो। दिस व्हाट दे हैड बीन आस्किंग। तो वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप प्रयास करें कि जब भी आपसे ऐसे ओपिनियन पूछे जाएं जहाँ पे गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म होने की पॉसिबिलिटी हो, तो आप प्रयास करें कि वहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दें। सीधा मत कह देना कि गवर्नमेंट खराब है, बिकॉज गवर्नमेंट के अंडर में आप काम करने जा रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक ओवर हियर। एनीवे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एज आप नो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे वो क्लिनिकल टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ज़्यादा होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जीएस बेस्ड जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट की स्पेशली हेल्थ बेस्ड स्कीम्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना ज़्यादा होगी, है ना। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट क्या होता है ना, ऐसी चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछ जा सकती है, इंटरव्यूज में पूछ जा सकती हैं। तो ये तो रहा हमारे पैनल के बारे में, दिस व्हाट वी डिस्कस्ड फॉर द पैनल। सेकंड चीज़ यहाँ पर एक कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एक डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो फ्लुएंसी है वो अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी में तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट्स नॉट नीडेड, लेकिन इतना होना चाहिए कि जब आप बोलने जाएं तो आप अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ। मतलब आप फ्लो में होने चाहिए, फ्लो में होना जरूरी है, तब जाके आपने आपको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। बिकॉज कई बार मैंने देखा है कुछ कैंडिडेट्स, चूँकि हमने मॉक जब पहले भी लिए हैं मेडिकल फील्ड के कैंडिडेट्स का, तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर उनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ा गजब का था, बट दे हैड बीन स्पीकिंग लाइक रिवर्स, जैसे पानी बहता उस तरह से उनकी जुबान से शब्द निकल रहे थे। दैट वॉज वेरी अमेजिंग। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन पाइल अप हो गया और वो फिर बोल नहीं पाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करके जाना है। घर में आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बेहतर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि अपने कुछ 8-10 पॉसिबल क्वेश्चंस जो उसको आप तैयार कर लो, एक कॉपी पेपर में लिख लो, और वो पेपर जो है अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, या किसी फैमिली मेम्बर को आप दे दो और उनके सामने चेयर में बैठ जाओ एंड लेट देम आस्क द क्वेश्चन। अपनी शब्दों में आप रिप्लाई करो, और ये चीज़ यदि आपने 4-6 दिन कर लिया तो आप फ्लो में आ जाओगे। ये भी गजब की टेक्निक है, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने सिविल सर्विसेज में काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए इंटरव्यूज में, उन्होंने इस चीज़ को जरूर ट्राई किया है, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तीसरा मैं इंपॉर्टेंस कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बोलते हैं कि एंट्री कैसे किया जाए, एंट्री करते वक्त ग्रीट कैसे किया जाए पैनल मेंबर्स को। देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आप जब एंटर करें, जब भी गेट ओपन करें, तो वहाँ पर जो चेयरमैन की सीट में बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले ग्रेड करें, बिकॉज ऑब्वियसली जो चेयरमैन हैं आपके पैनल के, ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर, तो आपको तरीके से उनको सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए। उसके बाद जो लेडीज़ मेंबर हैं उनको आप विश करें, और बाकी जो मेंबर हैं उनको विश कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू डू दैट। कुछ जगह प्रॉपर तरीके से बोला जाता है कि जो लेडीज़ मेंबर है उनको पहले क्रिएट किया जाए, फिर बाद में बाकी जो मेन मेंबर है उसको क्रिएट किया जाए। देखो दैट्स फाइन, बट मुझे ऐसा लगता है कि चेयरमैन को पहले ग्रीट करना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जो लेडीज़ मेंबर है उनको पहले आप ग्रीट करें, फिर उसके बाद बाकी को। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिसेंट दिखता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ग्रीट करने के बाद में जो चेयर आपके सामने होगी, उस चेयर में आपको बैठना तब तक नहीं है जब तक आपको बोलने की परमिशन, बैठने की परमिशन ना दी जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर तक ना दी जाए तो आप पूछ सकते हैं सर मैं सिट, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ बैठने के लिए बोल ही देते हैं मोस्ट ऑफ, इसलिए आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि जब तक बैठने की परमिशन ना दी जाए नहीं बैठना है। सिटिंग के दौरान कुछ क्वेश्चन और पूछ आते हैं हमारे, कुछ इस तरह से बनते हैं कैंडिडेट से क्वेश्चन कि हमें आई कॉन्टेक्ट कैसा रखना चाहिए। देखो सबसे बेस्ट आई कॉन्टेक्ट तो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से आइज टू आइज देखें, आँख की तरफ देखकर ही बात करें, क्योंकि आइज की तरफ जब आप देख के बात करते हो तो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। आपने फील किया हो कि यदि आपसे कोई बात कर रहा है और आपकी आंखों में देख के बात कर रहा है, तो आपको ट्रस्ट आपको डेवलप होता है आपके माइंड में, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो प्रयास करें आई कांटेक्ट हमेशा आईज में देख कर ही प्रॉपर तरीके से करें।
लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट्स का ये रहता है कि नहीं, मैं आइज़ की तरफ देखता हूँ या देखती हूँ तो मेरे दिमाग से जो आइडियाज़ हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, ब्लैंक हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आंखों के बीच में आप देख सकते हैं, है ना, बट प्रयास करें कि आपका जो आई कांटेक्ट है लगभग इसी एरिया में होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप ऐसा नहीं करते, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बातचीत कर रहे हो तो हल्का आपने चिन की तरफ देख लिया, समथिंग लाइक दैट, बट थोड़ा प्रयास करें कि आई कांटेक्ट आपका फेस की तरफ होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन एक और पूछा आता है यहाँ पे आई कांटेक्ट में कि जब किसी भी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है तो क्या सिर्फ उसी इंटरव्यूअर की तरफ देखकर रिप्लाई करना चाहिए या बाकी की तरफ भी देखना चाहिए। जो कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि जिसने क्वेश्चन पूछा उसकी तरफ थोड़ा सा देखेंगे, फिर बाकी की तरफ भी देखेंगे, चेयरमैन की तरफ देख लिया, बाकी मेंबर की तरफ देख लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसने भी क्वेश्चन आपसे पूछा तो वहां पे जिसने आपसे सवाल पूछा है उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग आपकी जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रस्ट बिल्डिंग डेवलप करने के लिए आप प्रयास करें कि लगभग 90% आई कांटेक्ट आप उनकी तरफ ही करें जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है। अब देखो, रिप्लाई करते वक्त कभी कभी आदमी बाकी लोगों की तरफ भी देख लेता है कि बाकी जगह क्या चल रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम फोकस जो है वो उसी कैंडिडेट, उसी इंटरव्यूअर की तरफ करें जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई कांटेक्ट का ये गजब का फंडा है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा आता है कई बार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कई बार जब हम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, जब भी कुछ चीज़ बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम हेजिटेशन में हल्का आते हैं, हल्का प्रेशर में फील करते हैं, और प्रेशर में फील करने के बाद कभी फेस के डिफरेंट बॉडी, मतलब पार्ट्स में हम लोग टच कर लेते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आपको ऐसा कोई गलती नहीं करनी है। आपका हाथ टेबल के नीचे रहेगा, प्रयास करना मोस्टली टाइम जो है आपका हाथ टेबल के नीचे ही रहे। टेबल के ऊपर हाथ करने से बचना। आप टेबल के ऊपर हैंड जेस्चर्स बहुत ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सामने जो है, जो पैनल में मेंबर बैठे होते हैं वो काफ़ी सीनियर मेंबर होते हैं, दे आर अप्रॉक्स इन द रेंज ऑफ 60, तो उनके सामने बड़ी गजब की डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम लोग जब चेयर में बैठते हैं तो बड़े रिलैक्स की पोजीशन में बैठ जाते हैं। रिलैक्स की पोजीशन में मतलब आराम से बिल्कुल बैठ गया टिक के। ट्राई टू रिमेंबर दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर अटेंशन की पोजीशन बैठना है, मतलब ढंग से बैठना है। ऐसा लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं बैठो, आराम से प्रॉपर तरीके से बैठो, स्ट्रेट होकर, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि यदि इंटरव्यूअर का दिमाग खराब हो गया तो उन्होंने फिर, मतलब वैसे मैं दिमाग खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग दैट कि आपसे यदि उनका थोड़ा सा हल्का सा रंजिश हो गई तो उस कंडीशन में नंबर कई बार कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान रखना है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा। कभी कभी ये होता है कि पूछा आता है कि जैसे कोई क्वेश्चन का हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया, आपने सॉरी बोल दिया, दूसरे क्वेश्चन का पूछा गया, आपने सॉरी बोल दिया, तीसरे क्वेश्चन का पूछा गया, उसका भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करें। देखिए, यहाँ पे एडवाइस ये दी जाती है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, सॉरी कहने का ऑप्शन बेस्ट होता है। लेकिन मान लो सॉरी ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर यदि आपको उस टॉपिक के बारे में हल्की सी भी आइडिया है तो आप एक परमिशन ले सकते हैं कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, मैं इफ़ यू अलाउ देन मैं आई स्पीक ओवर दैट। तो वो चीज़ें आप कह के आप हल्का सा बोल सकते हैं। ये थोड़ा एडवाइजेबल है, बिकॉज ज़्यादा सॉरी बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है ना। सॉरी बोलना अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ देखने के बजाय आप सॉरी सर, सॉरी मैम बोलकर आप आगे निकल जाइए, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन इन केस सॉरी ज़्यादा हो रहा है तो हल्का सा, है ना, आई एम श्योर गेटिंग द पॉइंट, कि यदि आप बहुत हर बार में सॉरी बोल रहे हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है, हल्का सा उसमें प्रयास करें, है ना। एक और मैं बात कहना चाहूँगा जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी हमने देखा है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स गलतियाँ करते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ओपिनियंस आपसे पूछे जाते हैं, समटाइम्स दे आस्क ओपिनियन। जैसे मान लीजिए अभी चूंकि हम लोगों ने जब इंटरव्यू लिया तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया, पूछा कि कैंडिडेट से, मान लो एक केस में बताता हूँ आशा वर्कर्स के बारे में, कि आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी कि भी उनको प्रॉपर तरीके से उन्हें राइट नाउ दे आर कंसिडर्ड एज वॉलंटियर्स, बट दे आर आस्किंग दैट कि नहीं, हमें वॉलंटियर नहीं बनना है, हमें वर्कर्स बना दिया जाए जिससे हमें हर महीने प्रॉपर तरीके से सैलरी मिले। तो यहाँ पर आपके ओपिनियन क्या है, कि आपको लगता है गवर्नमेंट को उन्हें
प्रॉपर तरीके से वर्कर बना देना चाहिए। देखो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि देखो कई लोग तो ये कहते हैं कि यस बना देना चाहिए, तो फिर दे विल आस्क अ क्वेश्चन दैट कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? तो वहाँ पर अब फिर आप एक प्रकार से गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ी प्रयास करना है कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको बहुत ही वहाँ पर एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है। कैसे आप आंसर दे सकते हैं? आप ये कह सकते हो कि आई बिलीव दैट कि आशा वर्कर्स को डेफिनेटली रेगुलर वेज मिलना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें ये लगता है कि आशा वर्कर्स का पहले ये किया सकता है कि कुछ कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें जो कुछ आशा वर्कर्स हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग आशा वर्कर्स हैं, उनको एक रेगुलर कर दिया जाए या कुछ टाइम के लिए एडहॉक में रख दिया जाए और उसके बाद में रेगुलर कर दिया जाए। तो इससे बाकी जो आशा वर्कर्स हैं उनके अंदर ही मोटिवेशन मिलेगा, परफॉर्मेंस उनकी भी ज़्यादा बढ़ेगी और बाद में जो परफॉर्मेंस उस परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया को पूरा करते जाएंगे उनको आप परमानेंट एम्प्लॉय बना सकते हैं। आप सीधा मत बोल देना कि नहीं आशा वर्कर्स को सीधा बना देना चाहिए परमानेंट एम्प्लॉय, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी आपको मॉडरेट पाथ सजेस्ट करना पड़ेगा। तो आप गवर्नमेंट को इससे सजेस्ट कर रहे हैं कि वी कैन फॉर्म ए कमेटी, और कमेटी जो है एक परफॉर्मेंस बना सकती है, परफॉर्मेंस रेटिंग बना सकती है कि हाँ जो इस रेटिंग को पार करेगा उसको प्रॉपर तरीके से हम थोड़ा टाइम के लिए एडहॉक बेसिस में रखेंगे और बाद में परमानेंट कर देंगे। यदि आप इस तरह से बोलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जेन्युइन तरीके से रिप्लाई होगा, है ना। तो प्रयास करना है कि हल्का सा डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर देने का प्रयास करना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो लगभग हम लोगों ने कुछ एंगल में डिस्कस किया। आई एम श्योर कि ये सारे पॉइंट को डिस्कस शायद अभी हमने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी लगभग यदि हम इन जनरल बात करें तो आपको क्लिनिकल टॉपिक पे फोकस करना है। अपने जो क्लिनिकल टॉपिक्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर लें। अपार्ट फ्रॉम इट दैट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज एज ऑफ बड़ी पॉपुलर चल रही हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें जो करंट अफेयर में काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। ऐसे 2000 की नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया, आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? आप बोलोगे कि सही है, करप्शन को रोकता है, तो आपको ऐसे टर्म से भी इस्तेमाल करने से बचना है। बिकॉज क्या होता है कि 2000 की नोट करप्शन रोकने के लिए नहीं बनाई, बल्कि 2000 की नोट इसलिए डिमोनेटाइज किया गया है जैसे कि बिकॉज 2000 की नोट प्रचलन में कम है, और प्रचलन में कम होने की वजह से चूंकि बहुत ही कम नोट तकरीबन गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए उसमें यह है कि कुछ 70-80% जो नोट है वो प्रचलन में है ही नहीं है, बाकी जो नोट है वो सिर्फ प्रचलन में है। तो गवर्नमेंट का प्लान ये होगा कि इसको डिमोनेटाइज कर देंगे, जिससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी में अचानक से प्रचलन में आ गया, जो कि इलेक्शन का टाइम आपने देखा होगा कि जो स्टोरेज कर रखे होते हैं लोग, वो अचानक से सामने आता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, जिससे इन्फ्लेशन की समस्या ना अधिक अचानक से आ जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको डिमोनेटाइज किया हुआ। दैट्स द पॉसिबिलिटी, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया है। तो इस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ एक्सप्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार पूछा आता है कि भाई डिमोनेटाइज किया है तो बहुत लंबी लाइन लगेगी, उसमें दिक्कत होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ने इस बार ज़्यादा टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसी दिक्कतें होने की संभावना कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं कि यहाँ पर थोड़ी तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स कहकर आप चीज़ों को एक नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करने का प्रयास करें, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें एग्जरेट ना करें, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से आप हल्का रिप्लाई करेंगे तो आई थिंक वो अच्छी बात होगी। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट थिंग। अब बहुत ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं आ रही है कुछ चीज़ें, हालांकि कुछ क्वेश्चंस हमारे कैंडिडेट्स के थे तो उसको मैं देख लेता हूँ। उन्होंने कुछ पूछा हुआ है कि इसको कैसे करना है। ओके, ड्रेसिंग सेंस के लिए मैसेज आया था कि ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना चाहिए। देखो, ड्रेसिंग सेंस में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, बट हाँ ये है कि प्रयास करें यदि आप मेल हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं, डार्क ट्राउज़र या लाइट कलर की जो शर्ट है प्रयास करें प्लेन शर्ट पहन के जाएं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ब्लेज़र डाल सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल हैं ब्लेज़र या टाई में, बिकॉज आमतौर पे यही फैशन चलता है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। गर्ल्स की वुमेन की कंडीशन में यदि हम बात करें तो वहाँ पर आप फॉर्मल्स पहन सकते हैं। प्रयास करें लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं उसको प्रेफर करें, वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है ना। तो ये रहा ड्रेसिंग सेंस के बारे में। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ओके, जो क्वेश्चंस पूछाते हैं, यहाँ पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रशासनिक कार्य हैं एक मेडिकल ऑफिसर्स के, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको दिए जा सकते हैं, कुछ केस दिया सकते हैं, केस स्टडीज़ दिया सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चन पूछा भी गया है मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में कि जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हो और वहाँ पे आप ड्यूटी में हो, और इवन यदि नाइट में हो और अचानक से कोई केस आया, एक्सीडेंट का केस है, कुछ भी ऐसा, लेकिन उसको हॉस्पिटलाइज आपने किया,
आपको लगा कि यदि आप पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हो, आपको लगा कि नहीं नहीं ये मैटर को मैं हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन तब भी प्राइमरी ट्रीटमेंट देते वक्त ही उस पेशेंट की डेथ हो गई। पेशेंट की डेथ होने के बाद में मतलब आई मीन आप रेफर करने की तैयारी में थे प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर, लेकिन उसी दौरान उस पेशेंट की डेथ हो गई। पेशेंट के घर वाले काफ़ी अग्रेसिव हो गए, अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो फिर आपको उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस तरह से प्रशासनिक लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा, अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रिप्लाई तो होता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा बिकॉज आप मेडिकल ऑफिसर, यदि आपने कहीं भी आपने जॉब किया है या प्रेजेंट टाइम यदि वर्किंग में है तो वो केसेस कुछ आपने देखे होंगे, या हॉस्पिटल के चक्कर आपने कभी लगाए होंगे, तो आई एम श्योर यू माइट हैव सीन दैट थिंग। तो यहाँ पे यही बेस्ट तरीका होता है कि आप सामने को बता सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं, पहले ही आप सामने को इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट ट्रीटमेंट देने के बाद में इनको प्रॉपर तरीके से रेफर कर दिया जाएगा, है ना। तो पहली बात तो ये कि पहले ही प्रिकॉशन आप प्रॉपर तरीके से ले लें। लेकिन सेकेंड, यदि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो तुरंत आप प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स पहले ही इन्फॉर्म करें, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए। तो जस्ट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और ही पूछा गया है हमारे सामने कि यहाँ पर पर्सनल क्वेश्चन क्या पूछा। देखो, जो व्यक्तिगत विवरण है जो आपने भेजा होगा उसमें जो आपकी हॉबीज़ हैं आपने फिल किया होगा, या इसके अलावा जो आपकी एकेडमिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। आपका जो बर्थडे है, कई बार क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। जैसे कि आपका बर्थडे यदि किसी फेमस दिन में हुआ, जैसे मेरा बर्थडे यदि 28 जून को है, तो 28 जून को मेरा एक बहुत ही फेमस इवेंट है पूरी दुनिया में, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स की संधि आपने सुना होगा, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ये संधि हुई थी। जर्मनी के साथ में जो ब्रिटेन और फ्रांस की संधि हुई थी, और इसमें जर्मनी के ऊपर सारा का सारा वर्ल्ड वॉर 1 का जो खर्चा है वो उसके ऊपर लाद दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि जो हिटलर है उसने वर्ल्ड वॉर 2 इसीलिए किया बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इटसेल्फ। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उसी दिन साइन हुई थी 28 जून 1919 को, 1919 को, एंड दैट्स व्हाट इज फेमस इवेंट। तो जो भी आपका बर्थडे है तो उस दिन कोई फेमस चीज़ है तो वो थोड़ा पता होना चाहिए, स्पेशली जैसे कुछ लोगों के बर्थडे में वाटर डे होता है, अर्थ डे होता है, तो ऐसी चीज़ थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। हॉबीज़ की बात करें, हॉबीज़ में अब देखो, हॉबीज़ तो आपका जो भी हॉबी है उसमें आपको थोड़े काम करना पड़ेगा, लेकिन बहुत एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी नहीं है। मान लो आपकी हॉबी पेंटिंग है, तो पेंटिंग आपको बहुत अच्छी पेंटिंग आया ज़रूर नहीं, लेकिन पेंटिंग यदि आपने बोला तो आपको हल्का पेंटर्स, जो फेमस पेंटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पिकासो कौन है, एम.एफ. हुसैन कौन है, इन चीज़ों के बारे में हल्की से आपको जानकारी होनी चाहिए। पेंटिंग कितने स्टाइल की होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हल्का सा आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी आपका हॉबी है, सिंगिंग यदि हॉबी है तो क्लासिकल सिंगिंग क्या होती है ना, कि सिंगिंग कितने प्रकार की होती है, या इसके अलावा जो भी आपकी हॉबी है, आप यदि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो आपको आईपीएल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अभी कौन सी टीम जो है उसने परफॉर्म किया, कौन सी टीम ने आईपीएल जीता, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको तैयार कर रखना है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो करंट अफेयर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी जितना भी टाइम आपके पास में है, तो अभी आप प्रयास करें जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी प्रॉपर तरीके से रीडिंग करना शुरू कर दें। जिस मीडियम में भी आप उस मीडियम का ही पेपर रीडिंग करना शुरू कर दें। एटलीस्ट यू शुड हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट दैट कि चीज़ें चल क्या रही हैं आसपास। जैसे मणिपुर वायलेंस है, आप पूछ लीजिए मणिपुर वायलेंस हो रहा है तो मणिपुर कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में है ना, हल्की जानकारी ये होनी चाहिए। या आप हल्का से ये बता लोगे तो थोड़ा बेनिफिट देता है, ठीक है। चलो इतना रहा, काफ़ी डिस्कशन हो गया। फर्दर जो आपके पास डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा उसके रिप्लाई कर दिया जाए। यदि ऐसा लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है और उसको रिप्लाई करने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा तो आई विल मेक श्योर दैट कि वो वीडियो बना दिया जाए। एक और काम कर सकते हैं आप लोग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक, लर्न वर्सेस मेडिकल ऑफिसर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हैं कुछ 20-25 लोग, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप प्रॉपर तरीके से पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, और साथ में जो भी अपडेट्स होंगे अभी मेडिकल ऑफिसर्स के, जो भी नए वीडियोस डाले जाएंगे उसकी लिंक भी वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग के मॉक की बात की जा रही थी कि मॉक लेंगे या नहीं लेंगे। मॉक हम लोग जरूर अरेंज करेंगे, आज से तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन मंडे से जो भी लोग मॉक देने के इच्छुक हैं वो हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मॉक के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। मॉक का मेन जो चीज़ है वो ये है कि मॉक में हम प्रयास करेंगे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हों वो हों, साथ में जीएस एक्सपर्ट्स होंगे, दोनों तरह के एक्सपर्ट्स होंगे, जो आपके पैनल जैसा ही लगभग पैनल हम लोग बनाएंगे। एंड विल आस्क द क्वेश्चन
मैं आपको सजेस्ट करूँगा मॉक दे के जाना। मॉक देने से पता क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, जो भी आपका लेवल है उसमें कितना घटाना है कितना जोड़ना है वो आपको हल्की सी आइडिया मिल जाती है। मॉक देने से फ़ायदा ये होता है कि यदि आपको, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो भी पता चल जाता है कि हाँ हमारा लेवल ये है, कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि नहीं हम इतनी बुरी कंडीशन में भी नहीं है। तो दोनों ही के लिए बेसिकली मॉक देना जरूरी है। यदि आप मॉक दे लो तो हल्का सा आपका हेजिटेशन जो है वो भी बाहर निकल जाता है। तो वैसे भी कहते हैं कि यदि आप कोई भी गेम खेलना चाहते हैं, खेलने जाना चाहते हैं, उसके पहले हल्का सा उसकी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो मॉक यदि आप देंगे तो बेनिफिट मिलेगा। मॉक के चार्जेस जरूर रहेंगे, 2000 रुपीज़ रहेगा एक मॉक का जो चार्ज आएगा 2000 रुपीज़। इसके साथ में हम लोग साथ में क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जितने भी जो भी हेल्थ बेस्ड जो स्कीम्स हैं, हेल्थ बेस्ड जो भी इशूज़ हैं इस समय करंट अफेयर में जो चर्चा में है, उसको ज़रूर हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। तो पिछले करीबन 5-6 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको मैं शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी साथ में दिए जाएंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच, थैंक यू।